नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य के टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज में। आज 7 सितंबर है और आज भी हम रोज के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले पहले प्रश्न पर चलें, देख लेते हैं पिछली वीडियो के अंदर पूछे गए प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जिसका उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना था। तो प्रश्न थे कि हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत कहाँ से की गई। तो ऑप्शन थे वाराणसी, पटना, मोतिहारी, महोबा। तो इसका उत्तर था महोबा। महोबा उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत अभी हाल ही में की गई थी। पहला चरण कहाँ से किया गया था, तो उत्तर प्रदेश के ही बलिया जिले से किया गया था पहले इसके चरण की शुरुआत। तो इसी के साथ ही चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? राजेश वर्मा, रामसेवक शर्मा, अरुण कुमार मिश्रा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा अरुण कुमार मिश्रा, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार विशेषज्ञों ने त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधारों की धीमी गति पर चिंता व्यक्त की है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है, इस पर देखें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय है। इसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया था। किस अधिनियम के तहत किया गया था? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत किया गया था। इसी के साथ ही देखें तो मानव अधिकारों के प्रहरी के रूप में NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कार्य करता है और यह आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है, यानी कोई एक सदस्य नहीं है। ये बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक सदस्य तथा 7 अन्य सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, संसद के दोनों सदनों के नेता एवं केंद्रीय गृह मंत्री भी शामिल होते हैं। इसके साथ ही अगर देखें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य क्या हैं, तो मानवाधिकार के उल्लंघन के संबंध में याचिका प्राप्त करने के उपरांत या उस स्वतः ही किसी मामले पर जो मानवाधिकार के संबंध में है संज्ञान के आधार का अन्वेषण करना है। मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित किसी भी आरोप की न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकता है ये। इसके अलावा मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार की रक्षा हेतु बनाए गए कानून एवं संवैधानिक उपबंधों की समीक्षा करना इसका कार्य है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं और वह अंतरिम राहत प्रदान कर सकती है। मतलब किसी भी पीड़ित को आर्थिक रूप से राहत प्रदान करवा सकती है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सशक्त करने के लिए कुछ प्रमुख कदम उठाए गए हैं, जिसमें अगर हम देखें तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के संबंध में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 यानी कि ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1993 में अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया, और जो कि मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 आया और उसको अधिनियमित किया गया, जिसमें कुछ सुधार क्या किए गए। एक सुधार ये किया गया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में वही व्यक्ति नियुक्त हो सकता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। तो अभी जो अरुण कुमार मिश्रा है यह रिटायर जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो हम सभी जानते हैं इस बात को, और यह भी जानते हैं कि ये जो संशोधन किया गया, जो संशोधन क्या कहता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग व राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्षों और दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्तों को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सदस्य के रूप में शामिल करने का प्रावधान भी ये संशोधन अधिनियम करता है। इसके अलावा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत पदावधि को कम करते हुए 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो पहले हो कर दिया गया। इसके तहत पुनर्नियुक्ति के लिए 5 वर्ष की सीमा को हटा दिया गया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 3 वर्ष की जो पदावधि है वह सदस्यों की एवं अध्यक्ष की तय की गई है। इसी के साथ ही आगे बढ़ें तो NHRC की सीमाएं देखें तो NHRC द्वारा की गई सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती है। इसके अतिरिक्त चलते हैं वीडियो के अगले और एक और अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा चनेंदू शहर किस देश में है? चीन, थाईलैंड, बांग्लादेश या पाकिस्तान? तो इसका सही उत्तर होगा चीन। हाल ही में चीन ने चंगदू शहर और यांगून जो कि म्यांमार में है को मध्य हिंद महासागर तक पहुंच बनाने वाले एक नया समुद्री सड़क रेल लिंक को शुरू किया है। यह पश्चिमी चीन को हिंद महासागर से जोड़ने वाला पहला ट्रेड कॉरिडोर होगा। ये चीन की वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी का एक हिस्सा है,
नए ट्रेड कॉरिडोर के विषय में अगर देखें तो यह नया व्यापार गलियारा मार्ग सिंगापुर, म्यांमार और चीन की लॉजिस्टिक लाइनों को जोड़ता है तथा वर्तमान में हिंद महासागर को दक्षिण पश्चिम चीन से जोड़ने वाला सबसे सुविधाजनक भूमि और समुद्री चैनल है। चीन ने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के तहत म्यांमार में इस क्षेत्र को सीमा आर्थिक सहयोग क्षेत्र के रूप में विकसित करने की योजना भी बनाई है। इसके अतिरिक्त इस चित्र में अगर हम देखें तो ये चेंगडू जो कि चीन में स्थित है और यह रेल मार्ग समुद्र मार्ग के माध्यम से सिंगापुर इत्यादि इधर से होते हुए यंगून को जोड़ता है। यंगून जो कि कहाँ है, म्यांमार में है, जिसके कारण इसकी बे ऑफ बंगाल और हिंद महासागर में भी एक्सेस इसको मिल सकेगा, चीन को एक्सेस मिल सकेगा, जो कि भारत के लिए एक चिंता का विषय भी है। इसके साथ ही चलें तो इस तरह यह क्षेत्र जहां एक और म्यांमार की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत होगा, वहीं चीन के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। यह व्यापार गलियारा हिंद महासागर के लिए एक और प्रत्यक्ष चीनी आउटलेट है, यानी कि सीधे हिंद महासागर में एक्सेस इसे प्रोवाइड कराता है चीन को। भारत के बराबर में यानी कि बंगाल की खाड़ी में यानी कि हिंद महासागर में सीधे चीन को एक मार्ग या एक रास्ता, एक दरवाज़ा खोल के देता है। अगर पहला आउटलेट देखें हिंद महासागर में, चीन के लिए पहला आउटलेट जो रहा हिंद महासागर में वह ग्वादर बंदरगाह रहा। ग्वादर बंदरगाह कहाँ है? ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में चीन द्वारा विकसित किया गया बंदरगाह है, जो कि अरब हिंद महासागर के अरब सागर में इसको आउटलेट प्रदान करता है, यानी कि एक दरवाज़ा प्रदान करता है। और इसके साथ ही जो अधिकांश जो चीन के लिए कच्चे तेल का जो आयात होता है उसी मार्ग पर यह है। लगभग फारस की खाड़ी से 400 किलोमीटर की दूरी है ग्वादर बंदरगाह की, तो इसके लिए चीन को सीधा एक्सेस जो है प्रदान करता है। तो यानी कि अगर हम देखें तो भारत के दोनों ओर एक तरफ एक तरफ अरब सागर है और एक तरफ बंगाल की खाड़ी है। तो अरब सागर में ग्वादर बंदरगाह में स्थिति जो है, ग्वादर बंदरगाह में जो स्थिति है वह बन चुकी है। और इसके अलावा बे ऑफ बंगाल में किसके माध्यम से, म्यांमार के माध्यम से स्थिति बन जाएगी। तो इसी के साथ ही यह व्यापार मार्ग मलक्का डायलेमा के लिए भी चीन का एक विकल्प है। मलक्का डायलेमा चीन का एक डर है इस बात को लेकर, क्योंकि चीन के लिए अधिकांश मात्रा में जो भी तेल का आयात होता है वो मलक्का जल संधि के माध्यम से होता है। तो चीन को इस बात का डर हमेशा लगा रहता है, यदि मलक्का जल संधि को बंद कर दिया जाए तो चीन को कच्चे तेल की आपूर्ति जो है नहीं हो पाएगी। तो मलक्का डायलेमा वर्ष 2003 में उस समय के जो राष्ट्रपति रहे हू जिनताओ द्वारा गढ़ा गया एक शब्द था। तो यह चीन के मलक्का जलडमरू से समुद्री ब्लॉकलेड के डर को दर्शाता है। चूंकि चीन का अधिकांश तेल आयात मलक्का जलडमरू मध्य द्वारा होता है, इसीलिए यहाँ एक समुद्री ब्लॉकेड चीन की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए चीन अपने लिए नए रास्तों की खोज लगातार कर रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मलक्का जल संधि जो है मलेशिया और इंडोनेशिया के मध्य एक संकीर्ण समुद्री रास्ता है, जो हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है और यहीं से रास्ता जो है चीन के लिए बनता है। लेकिन अगर हम देखें तो बर्मा में यानी कि म्यांमार के यंगून में यदि यह मार्ग खुल जाता है, एक रास्ता बन जाता है चीन के लिए, सड़क रेल समुद्री मार्ग बन जाता है। उसके अलावा ग्वादर में पाकिस्तान में इस स्थान पर चीन ने अपना बना ही लिया है, तो यहाँ से एक्सेस सीधा जो है चीन को मिल रहा है और दूसरा इस एरिया से भी चीन को एक्सेस मिल रहा है। उसके बाद यदि मलक्का जल संधि किसी वजह से ब्लॉक भी हो जाता है तो चीन को लगातार अपने तेल की आपूर्ति होती रहेगी। तो इस कारणवश चीन जो है आगे इन मार्गों को खोल रहा है। इसके अलावा चीन का वन बेल्ट वन रोड परियोजना का भी यह महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसके अतिरिक्त चीन की पल्स ऑफ स्ट्रिंग यानी कि मोतियों का हार, यानी कि ये जो सिद्धांत है इसका भारत को चारों ओर से घेरने का सिद्धांत है। यानी कि भारत के चारों ओर जो देश हैं, समुद्र में जो देश हैं, वहाँ पर अलग अलग पोर्ट्स का बनाना ताकि भारत को घेरा जा सके। इसी तरीके से आपने सुना होगा और पिछली करंट अफेयर्स में भी आपने देखा होगा कि श्रीलंका में हम्बनटोटा नामक एक बंदरगाह की स्थापना भी चीन ने की है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि भारत के चारों ओर चीन जो है अपने पांव को पसार रहा है। इसी के साथ ही अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किसने किसान स्टोर शुरू किया? तो ऑप्शन आपके सामने है, फ्लिपकार्ट इंडिया, जोमेटो, अमेजन इंडिया, जियो मार्ट।
तो जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालते रहें और हर एक क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें और वीडियो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आप लोग कुछ अच्छा सीख पा रहे हैं तो। इसके साथ ही इसका आंसर क्या होगा? अमेजॉन इंडिया। अमेजॉन इंडिया ने किसान स्टोर लॉन्च करने की घोषणा की। स्टोर को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र तोमर ने 2 सितंबर 2021 को लॉन्च किया था। किसान स्टोर एक ऑनलाइन मंच है जो भारत के किसानों को कृषि उपकरण और सहायक उपकरण, बीज, पोषण आदि 8,000 से अधिक कृषि संबंधी सामानों तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। ये उत्पाद छोटे और मध्यम व्यवसायों द्वारा सूचीबद्ध हैं। इसके अतिरिक्त ये उत्पाद अमेजन इंडिया पर प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उपलब्ध होंगे और किसानों के दरवाजे तक वितरित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त इन स्टोरों में 20 से अधिक ब्रांडों के हजारों उत्पाद शामिल होंगे। किसान स्टोर हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल और मलयालम जैसी भाषाओं में उपलब्ध होगा। अमेजॉन ने किसानों के लिए अपनी कृषि विज्ञान सेवाएं भी शुरू की हैं। यह किसानों को समय पर सलाह प्रदान करेगा और उन्हें अपनी फसलों के लिए आवश्यक कार्यों के बारे में सटीक निर्णय लेने में भी सक्षम बनाएगा। अमेजन इंडिया ने बेहतर उत्पादन के लिए मशीन लर्निंग तकनीक शुरू करने और यह एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला बुनियादी ढांचे के निर्माण के उद्देश्य से किसान स्टोर को लॉन्च किया है। तो इसी के साथ ही चलते हैं दोस्तों वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। लगातार बने रहिए, हर एक पॉइंट को नोट करिए और क्वेश्चंस क्रिएट करने की कोशिश कीजिए खुद से। अगर आपको कोई शब्द या कोई टर्म ऐसा है या कोई कंसेप्ट ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है वीडियो के दौरान, तो उसे नोट कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। उसका सॉल्यूशन या उसको मैं समझाने की कोशिश अगली वीडियो में ज़रूर करूंगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर कि विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट 2020-22 किसके द्वारा जारी की गई? तो विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो इसका आंसर क्या होगा? विश्व अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2020-22 से पता चला है कि वैश्विक स्तर पर 4.1 बिलियन लोगों को किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है, यानी कि उनका किसी तरीके से कोई इंश्योरेंस नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, यानी इनफैक्ट इस तरीके की कोई एक सामाजिक सुरक्षा उन्हें प्रदान नहीं है। यदि वे बीमार पड़ते हैं तो उनको अत्यधिक खर्चा करना पड़ता है। तो रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि महामारी की प्रतिक्रिया असामान्य रूप से अप्रत्याशित थी। इस प्रकार कोविड-19 में सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी यानी कि सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा के महत्व को रेखांकित किया गया है कि बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि यूनिवर्सल सोशल कवरेज हो, सभी का एक तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, उनको एक सामाजिक स्तर पर सुरक्षा प्रदान होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करें तो इस संगठन को वर्ष 1919 में वर्षया की संधि के हिस्से के रूप में बनाया गया था, जो कि इस विश्वास के साथ गठित किया गया था कि सार्वभौमिक और स्थायी शांति तभी प्राप्त की जा सकती है जब यह सामाजिक न्याय पर आधारित हो। तो ILO की स्थापना कब की गई थी? 1919 में की गई थी। तो वर्ष 1946 में ये संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी के रूप में स्थापित हुआ, यूनाइटेड नेशन की विशेष एजेंसी बना और यह एक त्रिपक्षीय संगठन है जो अपने कार्यकारी निकायों में सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों के प्रतिनिधि को एक साथ लाता है। यानी कि सरकार और जो जॉब नौकरी देने वाले हैं यानी कि बिजनेसमैन हैं और दूसरे जो श्रमिक हैं यानी कि सरकार भी नियोक्ता के रूप में इसमें शामिल होती है और जो श्रमिक हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनके प्रतिनिधियों को एक साथ एक मंच पर लेकर आती है। भारत ILO का संस्थापक सदस्य रहा है और इसमें कुल 187 देश सदस्य हैं वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के। वर्ष 2020 में भारत ने ILO के एक शासी निकाय की अध्यक्षता भी ग्रहण की है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्ष 1969 में ILO को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो कब किया जा चुका है? 1969 में, 1969 में ILO को नोबेल का शांति पुरस्कार दिया जा चुका है। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। बने रहें लगातार अंत तक कि हाल ही में लद्दाख में किस पशु को, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस पशु को अपना राजकीय पशु घोषित किया है? याक, हिम तेंदुआ, हंगुल हिरन, भारतीय गैंडा। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा दोस्तों हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड। इसका उत्तर क्या होगा? स्नो लेपर्ड। तो लद्दाख ने 1 सितंबर 2021 को 2 लुप्त प्राय प्रजातियों हिम तेंदुआ यानी स्नो लेपर्ड और ब्लैक नेक्ड क्रेन
को यानी कि काली गर्दन वाला जो सारस होता है उसे अपना क्रमशः राजकीय पशु और राजकीय पक्षी के रूप में अपनाया है। राजकीय पक्षी कौन है लद्दाख का अभी बना? ब्लैक नेक्ड क्रेन यानी काली गर्दन वाला सारस। और राजकीय पशु, उसका राज्य पशु कौन होगा? हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड होगा। तो लद्दाख ने इन प्रजातियों को जम्मू कश्मीर से अलग होने के 2 साल बाद अपनाया है। हिम तेंदुआ और ब्लैक नेक्ड यानी काली गर्दन वाला सारस अधिसूचना जारी करने की तारीख से क्रमशः राज्य पशु और राज्य पक्षी हो गए हैं। अब काली गर्दन वाले सारस के बारे में हम बात करें तो इसे ट्रंग ट्रंग कार्मो के नाम से भी जाना जाता है। हर साल सर्दियों के मौसम में तिब्बत और चीन के सिंजियांग प्रांत से भारत के अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवास करता है। काली गर्दन वाले सारस को वैज्ञानिक रूप से ग्रस नाइग्रिकोलिस के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त बात करें तो पश्चिमी कामेंग जिले में सांगती घाटी और अरुणाचल प्रदेश के जेमीथांग ऐसे स्थान हैं जहां शीतकाल के दौरान ये पक्षी प्रवास करते हैं। काली गर्दन वाले सारस लद्दाख और भूटान में भी पाए जाते हैं। वहीं एक दृष्टि डालें तो इन पक्षियों को दलाई लामा के एक अवतार के रूप में मोनपास, जो कि अरुणाचल प्रदेश में बौद्ध समूह का एक प्रमुख सांस्कृतिक ग्रुप है, उस के द्वारा ये परम पूजनीय माना जाता है। यानी कि ये दलाई लामा के अवतार के रूप में मोनपास नामक जो बौद्ध समूह है वो इनको पूजनीय मानते हैं। लेकिन आसपास की जल विद्युत परियोजना के विकास के कारण ये पक्षी संकटग्रस्त हो चुका है। यह पक्षी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सुरक्षित रखा गया है। इसके साथ ही साइट IUCN की बात करें तो IUCN में ये वर्नरेबल है यानी कि सुवेद्य है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ में ये संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में, रेड लिस्ट में क्या है? सुवेद्य है और के रूप में इसे वर्गीकृत किया गया है। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले, और माफ़ कीजिएगा, हिम तेंदुआ के बारे में पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद अगले वीडियो पे चलेंगे। हिम तेंदुआ वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? वैज्ञानिक नाम है पैंथरा अनकीनिया। इसका आवास अगर हम देखें तो हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड को पहाड़ों का भूत कहा जाता है, घोस्ट ऑफ माउंटेन भी कहा जाता है, क्योंकि इनके संकोची स्वभाव और खाल के रंग के कारण इन्हें बर्फीले वातावरण में देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। हिम तेंदुए उत्तरी और मध्य एशिया के ऊंचे पहाड़ों, हिमालय क्षेत्र सहित विशाल क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हिम तेंदुए भारत सहित विश्व के कुल 12 देशों चीन, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, मंगोलिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान आदि देशों में पाए जाते हैं। भारत में इनकी अगर भौगोलिक सीमा की हम बात करें तो पश्चिमी हिमालय, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी हिमालय, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में ये मुख्य रूप से देखे जाते हैं। वैश्विक राजधानी की बात करें तो वैश्विक राजधानी इसका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। हेमिस नेशनल पार्क है जो कि कहाँ है? लद्दाख में है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान में यह इनकी संख्या सबसे अधिक पाई जाती है विश्व में, इसीलिए इसको वैश्विक राजधानी के रूप में देखा जाता है। तो हिम तेंदुए को IUCN रेड लिस्ट में सुवेद्य की सूची में रखा गया है। इसे वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजाति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन यानी द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा यानी कि साइट्स के अपेंडिक्स 1 यानी प्रशिष्ट 1 में शामिल किया गया है ताकि इन्हें अधिक संरक्षण दिया जा सके। इसके अतिरिक्त भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची के तहत हिम तेंदुए के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है। वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के तहत हिम तेंदुए को प्रशिष्ट 1 में शामिल किया गया है। तो वर्ष 2013 की बिश्केक घोषणा के तहत 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे के रूप में मनाया जाता है। कब? 23 अक्टूबर को। तो ये है हिम तेंदुआ, आप देख सकते हैं। इसी के साथ ही चल सकते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर, कि हाल ही में बांग्लादेश, UAE और उरुग्वे किस बैंक के सदस्य बने? एशियाई डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, विश्व बैंक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स देशों के समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक ने 2 सितंबर 2021 को संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को नए सदस्यों के रूप में जोड़ा। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो यह वर्ष 2014 में ब्राजील के फोर्टाजेला में आयोजित छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स देशों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक बहुपक्षीय
विकास बैंक है। इसका गठन ब्रिक्स और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में नवाचार एवं अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से तीव्र विकास के लिए बुनियादी अवसंरचना एवं सतत विकास प्रयासों का समर्थन करने हेतु किया गया था। इसके साथ ही देखें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? संघाई चीन में इसका मुख्यालय है। इसके अतिरिक्त आगे बढ़े तो वर्ष 2018 में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने संयुक्त राष्ट्र के साथ सक्रिय और उपयोगी सहयोग के लिए एक मजबूत आधार स्थापित करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त किया था। वर्ष 2021 के लिए भारत ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता कर रहा है। तो वर्ष 2021 के लिए ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? भारत कर रहा है। तो इसी के साथ ही चलते वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। इससे पहले मैं एक बात और बता देता हूँ, ब्रिक्स समूह में कुल कितने देश आते हैं? ब्रिक्स समूह में कुल 5 देश आते हैं, जिसमें दक्षिण अफ्रीका, रूस, भारत, चाइना और ब्राज़ील शामिल हैं। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि हाल ही में स्क्रब टाइफस का प्रकोप किस राज्य में देखा गया? उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, सिक्किम। तो स्क्रब टाइफस एक तरीके का वायरल बुखार है जिसका प्रकोप उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में एक रहस्यमय बुखार सामने आया था। इसने एक सप्ताह में लगभग 40 लोगों की जान ले ली। इनमें से अधिकांश बच्चे थे। इस वायरल बुखार की पहचान स्क्रब टाइफस के रूप में हुई है। स्क्रब टाइफस के मामले मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद, आगरा, मैनपुरी, एटा और काशगंज जिलों में सामने आया है। तो स्क्रब टाइफस जो क्या है? एक वायरल बुखार है। तो स्क्रब टाइफस एक पुनः उभरता हुआ रिकेट्सियल संक्रमण है। यह वेक्टर जनित रोग पहले भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों में रिपोर्ट किया गया है। इस रोग के कारण बुखार और चकत्ते होते हैं शरीर पर। इसके साथ साथ स्क्रब टाइफस बुखार ओरिएंटिया सुसुगामुसी यानी कि सुसुगामुसी क्या है? इस ओरिएंटिया सुसुगामुसी एक जीवाणु है जिसके कारण ये होता है। तो स्क्रब टाइफस बुखार किस जीवाणु के कारण होता है? ओरिएंटिया सुसुगामुसी के कारण ये होता है। ये रोग संक्रमित चिगर्स या फिर लार्वा माइट्स के काटने से फैलता है। संक्रमित चिगर्स मतलब जो पिस्सू होते हैं, मांस पिस्सू जो होते हैं, उन्हें चिगर्स कहा जाता है। उनसे या फिर लार्वा माइट्स के काटने से यह फैलता है। इस रोग ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कई देशों में महामारी का रूप ले लिया था। भारत में यह बुखार दूसरे विश्व युद्ध के दौरान असम और पश्चिम बंगाल में महामारी के रूप में निकला था। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि ब्राइट स्टार अभ्यास किस देश में आयोजित एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है? तो माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शंस चेंज नहीं हो पाए हैं, तो ऑप्शंस रहने देते हैं। हम सीधे एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं कि ब्राइट स्टार अभ्यास जो है एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जो मिस्र में हर 2 साल पर आयोजित किया जाता है। कहाँ आयोजित किया जाता है? मिस्र में हर 2 साल पर आयोजित किया जाता है। इस वर्ष के अभ्यास में अमेरिका सहित 21 देशों की भागीदारी होगी और एक्सरसाइज ब्राइट स्टार कहाँ है? मिस्र में है और इसमें जो है अमेरिका भी शामिल होगा और इसमें 21 देशों की भागीदारी होगी। इस तरह यह पहला अभ्यास वर्ष 1980 में मिस्र और इजराइल के बीच शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद आयोजित किया गया था। अंतिम ब्राइट स्टार अभ्यास 2018 में आयोजित किया गया था जिसमें 16 प्रतिभागी राष्ट्र शामिल थे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कि विश्व स्टाम्प प्रदर्शनी फिलिपिन्स 2021 कहाँ आयोजित किया गया? जापान, अमेरिका, भूटान या दक्षिण कोरिया? तो इसका उत्तर होगा जापान। फिलिपिन 2021 विश्व स्टाम्प प्रदर्शनी है जो हाल ही में टोक्यो जापान में आयोजित की गई। जापान में डाक सेवा की स्थापना को चिन्हित करने के लिए 1971 से जापान में हर 10 साल में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस वर्ष जापान की डाक सेवा की 150वीं वर्षगांठ के रूप में इसे चिन्हित किया गया है। अगला और एक और अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि पत्रकार कल्याण योजना के मौजूदा दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए गठित समिति के प्रमुख कौन है? राजीव टंडन, बलवंत मेहता, अशोक टंडन या लालकृष्ण आडवाणी? तो इसका उत्तर होगा अशोक टंडन। अशोक टंडन इसका उत्तर होगा। पत्रकार कल्याण योजना के मौजूदा दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए सरकार ने 12 सदस्यीय समिति का गठन किया है और इस समिति के अध्यक्ष प्रसार भारती बोर्ड के सदस्य अशोक टंडन
हैं। यह समिति पत्रकार कल्याण योजना के तहत मृत्यु के साथ साथ अन्य मामलों में अनुग्रह भुगतान की राशि के संशोधन की आवश्यकता की जांच भी करेगी। तो यह है आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के वीडियो के अंदर पूछा जाने वाला प्रश्न है जिसका उत्तर आप सब लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में किस भारतीय निशानेबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? उषा मेहता, अवंतिका सिंह, अवनी लेखरा या श्रेया चौहान? तो इसका उत्तर आप सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।